हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 जीएसईबी का फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट। आफ्टर द कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सर गवर्नर जनरल बने। एक्चुअली उनकी पॉलिसी थी वो बहुत ही रिजिड थी, मतलब वो जो बोले वही करने का, वैसी काइंड ऑफ पॉलिसी वो अपनाते थे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फेम था, जो उनका नाम था, उनकी जो दूर दूर तक जो मशहूर फैली हुई थी उनकी जो हरकतें, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी और मराठा थोड़े पावरफुल होने लगे। सो जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे, जो जॉन सॉर के बाद आए, उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कंपनी को वापस से सुप्रीम बनाने की। फॉर दिस वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंसेस करके एक सिस्टम अमल में डाली। उस सिस्टम के हिसाब से उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नीचे है। जो भी ये ट्रीटी साइन करेगा, पहले पॉइंट के हिसाब से उनको आर्मी नहीं रखनी है, वो गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है वो प्रोवाइड करेंगे। इन रिटर्न जो भी ये एक्सेप्ट करता है, उन्हें आर्मी को प्रोवाइड करना पड़ेगा सैलरी, या फिर कोई पर्टिकुलरली प्रोविंस कोई अमाउंट जो है ब्रिटिश को देनी पड़ेगी हर महीने। विदाउट एनी परमिशंस, कंपनी की परमिशन के बिना वो ना ही वॉर कर सकते, ना ही कोई ट्रीटी साइन कर पाएंगे। देयर विल बी अ वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली, और उनकी जो असेंबली होंगी एडमिनिस्ट्रेशंस की, उसमें हमेशा एक जो होगा इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव कंपलसरी होएगा। कोई भी फॉरेन कंपनी को, फॉरेनर को वो अपने यहाँ एम्प्लॉय नहीं करेंगे। ये कुछ टर्म्स कंडीशन थी सब्सिडरी अलायंसेस की। कुछ स्टेट है जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंसेस अमल में भी लाई, दैट इज निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, स्किंडिया, भोसले, होलकर। इन्होंने सब्सिडरी अलायंसेस को साइन किया और धीरे धीरे करके जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के झांसे में सब आ गए और उन्होंने ऐसे मानो पिटारा बना दिया हो और उनको सबको कैद कर लिया हो और मानो झांस लिया हो। धीरे धीरे जो इंडियन राजा थे वो धीरे धीरे उनके झांसे में आने लगे और मानो हर जगह पे बस खाली ईस्ट इंडिया ही छाई हुई थी। दिस सिस्टम वॉज अ स्वीट पॉइजन। पहले तो वो सबको बहुत अच्छा लगा। इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वॉज ईजी फॉर द वेलेस्ली धीरे धीरे बहुत सारे प्रोविंस को जीतने लगे, एक्सपांड करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को भी ये सब्सिडरी अलायंसेस एक्सेप्ट करने के लिए कहा, पर उन्होंने मना कर दिया। धीरे धीरे देखने जाए तो सब्सिडरी अलायंसेस इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी, वो भी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। कंपनी विद द सपोर्ट फ्रॉम द निज़ाम, उन्होंने मैसूर वॉर ले ली 1799 में, दैट इज़ अ 4 मैसूर वॉर। उसमें टीपू सुल्तान मर गए थे फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसके बाद वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग इंडिया में आए और वो गवर्नर बने। उन्होंने नेपाल के साथ वॉर ले ली और गुरखास टू ज्वाइन द आर्मी, गुरखास को पूछा आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। हेस्टिंग्स फॉट अ बैटल विद द पिथारास एंड टुक कंट्रोल ओवर देम। हेस्टिंग्स ने पिथारास के साथ भी लड़ाई की और उन्होंने पूरा कंट्रोल जीत लिया। थर्ड मराठा वॉर हुई जहाँ पे कंपनी वापस से सुप्रीम साबित हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस जीत गई, ब्रिटिश वापस से जीत गए। अगर कंपेयर करने जाए गवर्नर जनरल को, तो विलियम बेंटिक को सबसे अच्छा गवर्नर माना जाता है। उन्हें एक टाइटल भी दिया गया, दैट इज अ लिबरल गवर्नर जनरल। बेंटिक मानते थे कि सारे स्टेट में जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ बहुत डिससेटिस्फेक्शन है, सो इसीलिए वो इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी डालकर जो प्रीवियस गवर्नर ने जो कुछ तोड़ा हुआ था उनकी जगह पे यूनिटी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। सो उनके जो डिट्स थे वो थोड़े लिबरल थे। उनके बाद फिर 1848 में डलहौजी इंडिया में गवर्नर बने। वो इम्पेरियलिस्ट थे, उनको सिर्फ एक्सपांड करना, एनेक्स करना, इसलिए उनकी जो पॉलिसी थी वो एनेक्सेशंस। डलहौजी 1848 में इंडिया के गवर्नर जनरल बने। वो बहुत ही फियर्स इम्पेरियलिस्ट थे। डलहौजी की पॉलिसी जो एनेक्सेशंस की थी वो बहुत ही वैरिड थे, नीचे लिस्ट में पूरी बताई है। इसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंशन हुआ और ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट हो गए इंडिया में। डलहौजी की पॉलिसी यहाँ पे लिखी हुई है। उन्होंने वॉर के थ्रू एनेक्सेशंस करके पंजाब, पैगू जीत लिया था। एनेक्सेशन ड्यू टू द किंग, जिनका बेटा नहीं हो गद्दी पे, वैसे करके सतारा, जेतपुर, संभल, उदयपुर, झांसी, बगदाद, नागपुर जीत लिया था। एनेक्सेशन ऑन द प्रिटिक्स ऑफ द मिसमैनेजमेंट, खराब तरीके से चलाने के रीजंस की वजह से अवध को जीत लिया था।
एनेक्सेशंस ऑन द प्रीटेक्स ऑफ द डेप कलेक्शंस की डेप नहीं चुका पाए, उसकी वजह से निज़ाम प्रोविंस पूरा कैप्चर कर लिया था। एनेक्सेशन टू द एंड ऑफ द नेम शेख रूल, राजा के नाम के शेख के लिए कि ठीक है ये नहीं अच्छे से चला रहा है राजकाज, उस हिसाब से कर्नाटका और तांजोर जीत लिए थे। डेलहाउसी इम्पेरियलिस्ट के साथ साथ रिफॉर्मर्स भी थे। उनके ही टाइम में इंडिया में फर्स्ट रेलवे बनाई गई थी, राइट से मुंबई टू ठाणे 1853 एडी में। वायरलेस सिस्टम भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्थापा गया, उनकी ही बदौलत। उन्होंने बहुत सारे पब्लिक वर्क किए, डिपार्टमेंट बनाए, एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन शुरू करवाया। सो उन्होंने पर्टिकुलरली उनके टाइम में बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज के लिए बहुत सारे लॉज भी पास किए थे। लगभग 100 साल का टाइम रहा होगा फ्रॉम बैटल ऑफ द प्लासी इन 1757। ब्रिटिश रूल धीरे धीरे एक्सपांड होता गया था। ब्रिटिश रूल और उनका एम्पायर दोनों ही एक्सपांड होते गए थे, बट इन दिस प्रोसेस उनको बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन इंडियन स्टेट्स के थ्रू, वहाँ से उनको बहुत ही डिससेटिस्फैक्शन सहन करना पड़ा। दिस वॉज द मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ अ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस 1857 एडी। उसकी वजह से वो लीड हुआ 1857 फर्स्ट इंडियन स्ट्रगल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। जब 100 साल कंपनी के ख़त्म हो गए थे, तब इंडिया को रियलाइज़ हुआ कि उनकी पोजीशंस जो है इन द वर्ल्ड प्रीवियस सेंचुरीज की कंपैरिजन्स में धीरे धीरे कम होती जा रही है। बिकम मियरली अ कंट्री दैट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द इंग्लैंड। ऐसा लग रहा है कि हम तो ऐसी कंट्री से जो सिर्फ इंग्लैंड के लिए चीज़ें बना रही है। प्रोस्पेक्टिव मार्केट फॉर द गुड प्रोडक्ट इन द फैक्ट्री, और हम लोग उनके लिए प्रोडक्ट गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी फैक्ट्रीज के लिए। बंगाल है वो टाइम पे एक्सपोर्ट कर रहा था कॉटन क्लोथ्स, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन। बट आफ्टर अ डुअल पावर पॉलिसी मतलब राजा भी बैठेगा और ब्रिटिश भी बैठेंगे, दैट इज अ डुअल पावर पॉलिसी। ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बंगाल फेडेड। धीरे धीरे बंगाल अपनी प्रॉस्पेरिटी घुमा बैठा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डुअल पावर पॉलिसीज was introduced the first time in Bengal, whereas the power of the collecting revenue was the British, while responsibility of people welfare was with the Nawab। मैंने अभी बोला dual government means प्रजा का ख्याल राजा रखेगा और पैसे कलेक्ट करने का काम ब्रिटिशर करेंगे। Thus the Britisher got the power without any responsibility, और नवाब के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी without any power, जो सब्सिडरी अलाइंसेस जानी जाएगी which ruined the Bengal completely economically। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी जो थी इंडियन पीजेंट के थ्रू, उसकी वजह से इंडियन पीजेंट कंपनी के देवादार बन जा रही थी, डेप्टर बन जा रही थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज अनफेयर टैक्सेस इंडियन क्लोथ्स पे, एंड दे अडॉप्टेड अ वेरी डेटफुल, बहुत ही चीटिंग वे प्रैक्टिस करते थे। उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ की प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, कोलैप्स होने लगे। इंडियन आर्टिस्ट थे वो बेचारे भूख के मारे, पोअरिटी के मारे पोवर होने लगे, अनएम्प्लॉय होने लगे। Company treated forced the weaver of the Bengal to sign the contract for providing the definite quality of clothes in the short period of time। और कंपनी ने बंगाल के कुछ जो वीवर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के कपड़े उनको बना के देंगी। इफ़ द वीवर रिफ्यूज़, अगर उन्होंने मना किया तो वो पनिशेबल होंगे या फिर जेल होंगे या फिर उनको कोड़े बरसाए जाएंगे, लैश करके दिए जाएंगे। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी, इंडियन विलेज एक्चुअली सेल्फ रिलायंट और प्रॉस्परस हुआ करते थे। वो अपने हिसाब से चलाते थे अपने पूरे विलेज को, बट अंडर द कंपनी रूल वो गरीब और डिपेंडेंट बनते जा रहे थे। ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन मुंबई ठाणे स्टीमर सर्विस बिटवीन शुरू हुई, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट हुई। मुंबई के पोर्ट डेवलप हुए, मद्रास, कोलकाता, ये भी यहाँ पे भी पोर्ट बनने शुरू हुए। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो उनके टाइम में हुई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम ऑफ अ स्पीच थॉट डेवलप अमॉन्ग द पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम उनके खिलाफ लिखने के चक्कर में इंडिया के लोगों का स्पीच और डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा हुआ था, न्यूज़पेपर का डेवलपमेंट हुआ था। इंडियन सोसाइटी में कुछ रॉन्ग प्रिवलिंग थिंग्स जैसे कि सोशल कस्टम्स, राइट्स, रिचुअल जो प्रिवल हो रहे थे, जैसे कि सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिजेस, उसके खिलाफ राजा राममोहन राय, दुर्गा राम मेहता, बैराम जी बालमार, ये सारे के सारे ने एक्चुअली मोर्चा लगाया था एंड उन्होंने लॉ पास करवाया था ब्रिटिश की हेल्प से इनको बैन करने का। एज एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क इन इंडिया वॉज एंगलाइज, देयर वॉज अ डिमांड फॉर द पीपल विद द नॉलेज ऑफ द इंग्लिश
जैसे ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेम था उसको जो बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फ्रेम पूरा इंग्लिश था, इसीलिए लोगों को ज़रूरत पड़ी इंग्लिश सीखने की। इंग्लिश एजुकेशन शुरू कर दिया गया। लॉर्ड मैकेली जो एंडी ओवर माने जाते थे इंग्लिश स्कूल्स के, जिन्होंने इंग्लिश स्कूल को इंडिया में लाने में बहुत अच्छी खासी मेहनत की हुई थी, एज रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में, मद्रास में, कोलकाता में। उसकी वजह से इंडिया में इंग्लिश एजुकेशंस की प्रभाव बढ़ा। A whole class of people with the knowledge of English developed because of the English education. With the passage of a time, this group made a demand for the social reforms and gave the momentum to process the reform. जिन्होंने ये इंग्लिश पढ़ी उन्हें ही पता पड़ा कि किस हिसाब से हमारे इंडिया जैसी कंट्री को फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, और उस हिसाब से एक प्रोसेस आया रिफॉर्म्स में, बदलाव की तरफ, एक डायरेक्शंस में हम लोग आगे बढ़े। ये लेसन का कंक्लूजन कुछ इस हिसाब से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू इन इंडिया बीइंग अलर्टेड बाय द प्रॉस्पेरिटी, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी थी देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी पाके यहाँ पे बैठे थे। कंपनी रूल ने बहुत सारे गुड्स है, बैड रिजल्ट्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल फील्ड में इंट्रोड्यूस किए। कंपनी ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई इंग्लैंड में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। रिफॉर्म्स उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में बनाए अपने इंटरेस्ट के लिए, इनडायरेक्टली वो इंडिया को बेनिफिट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।